इंडिया बोले के इस खास एपिसोड में आपके साथ मैं हूं सारिका। वैसे आज इंडिया बोले में कई सुलगते सवाल हैं जो छात्रों के भविष्य से जुड़े हैं और देश के भविष्य से जुड़े हैं, क्योंकि साल दर साल लाखों छात्र देश भर के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वैसे ये परीक्षा एक बार होती है, लेकिन तैयारी ये सालों की होती है। सपना सालों का होता है, सपना होता है अच्छे नंबर लाने का, उसके बाद IIT, IIM या फिर IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, और मेहनत भी सालों की होती है। वैसे ये सपना सिर्फ छात्र ही नहीं देखते हैं, मेहनत सिर्फ छात्र नहीं करते हैं, उनके माता पिता भी करते हैं, उनके गार्जियन भी करते हैं, अपना सारा संसाधन लगा देते हैं, अपनी जान लगा लेते हैं, सारी मेहनत करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी जेब में भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं ताकि उनके बच्चे का भविष्य ठीक हो सके। लेकिन परीक्षा प्रणाली में एक छोटी सी गलती, उनकी मार्किंग में एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा एरर उनके भविष्य का एरर बन जाता है, उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ऐसे में सवाल यह है कि कितनी दुरुस्त है हमारी बोर्ड परीक्षा प्रणाली? क्या छात्रों का और उनके भविष्य का, उनके टैलेंट का मूल्यांकन करने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है? कई सुलगते सवाल हैं इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी हैं। हमारे साथ RP सिन्हा साहब हैं, एक्स चेयरमैन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर जयेश राजपूत, एक्स डायरेक्टर NCERT के हैं, नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर V कुलवंत, वाइस चांसलर, पतंजलि यूनिवर्सिटी के, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान है खास, प्रोफेसर सुषमा यादव हैं, मेंबर हैं UGC और प्रो वाइस चांसलर हैं IGNOU की। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर दीपा वार्ष्णेय हैं, प्रिंसिपल खेतान पब्लिक स्कूल की। हमारे साथ भावना शिक्षार्थी भी हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। हमारे साथ कुलभूषण शर्मा भी हैं, प्रेसिडेंट NISA के। और साथ ही साथ हमारे साथ खास वो मेहमान हैं जो भविष्य हैं हमारे देश का। हमारे साथ छात्र हैं जो अलग अलग बोर्ड से जुड़े हुए हैं और इनके दिल में, उनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार उनका मूल्यांकन करने वाले लोग कौन से हैं, प्रणाली कौन सी है और किस तरह से जो प्रणाली है वो क्या सही है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पेपर चेकिंग में गड़बड़ी, टॉपर्स पर सवाल, ये कुछ मुद्दे हैं जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। 12वीं में पेपर चेकिंग में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के लिए CBSE ने 2 कमेटी का गठन किया है। 2 से 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही CBSE ने कुछ अहम फैसले भी लिए हैं। CBSE की परीक्षाओं को अब मार्च की जगह फरवरी में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही परीक्षाएं जो 45 दिनों तक चलती हैं, उसे घटाकर 1 महीने में खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। परीक्षा जल्दी कराने के पीछे बोर्ड की दलील है कि अप्रैल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, लिहाजा अनुभवी शिक्षक अंकों के मूल्यांकन के लिए नहीं मिल पाते हैं। इसके साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग की ही तरह एग्जाम की कॉपियां जांचने वाले शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देने के बारे में सोचा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यांकन करने वाले टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग के 2 सेशंस रखे जाएंगे, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में हो सकती है। CBSE बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में हर साल देश भर में 2 सेंटर बनाए जाते हैं, जिसमें करीब 50,000 टीचर्स कॉपियां जांचने का काम करते हैं। लेकिन क्या ये कदम परीक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए काफी है? टीम न्यूज़ नेशन। और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले प्रोफेसर जयेश राजपूत, आपके पास ही आते हैं। सर, अब क्या ये जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी हाल ही में, उसको देखकर हम ये कहें कि बोर्ड चाहे कोई भी हो देश का, लेकिन परीक्षा जो बोर्ड की है वो मजाक बनकर रह गई है? आपकी बात बिल्कुल सही है। परीक्षाओं की और बोर्ड्स की साख पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, ये नीचे गई है। क्योंकि जो मुख्य बात है वो ये है कि आपके पास परीक्षार्थी चाहे 5 लाख हों, 10 लाख हों, 15 लाख हों, आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है एक भी बच्चे के लिए। बिल्कुल।
अगर किसी बच्चे के अंक 48 से रिवैल्यूएशन में रीटोटलिंग में 90 हो जाते हैं तो कल्पना कीजिए कि उस बच्चे ने अगर कुछ कर लिया होता अपने लिए, जैसे अनेक बच्चों ने अपनी जान दे दी है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? देखिए, मैं बता रहा हूँ। सर मैं आपके पास वापस आऊंगी गीता बाश। इतने सारे नियम अभी हमने देखा रिपोर्ट में भी, 2017 में इतने सारे नियम बने, इतने सारे नियम अगर बदलते रहते हैं छात्रों के लिए, तो क्या फिर बोर्ड कहीं ना कहीं खुद ही कंफ्यूज्ड है? तो फिर छात्रों के साथ क्या कंफ्यूजन नहीं होगा? बोर्ड कंफ्यूज्ड है ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे एक सिस्टम शुरू किया सीबीएसई बोर्ड ने कि स्कैन करके आंसर कॉपी के पेजेस भेजे जाते हैं टीचर्स को चेक करने के लिए। अगर इसी में हम इंटरनेशनल बकालोरिएट का सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर दें कि कुछ कॉपीज़ उसमें से ऑलरेडी चेक्ड होती हैं और जब वो टीचर उनको चेक करता है तो पता लग जाता है उसका डिविएशन कितना है। पूरे पेपर में हम एक्सेप्टेबल डिविएशन रखते हैं और हर एक क्वेश्चन में भी एक्सेप्टेबल लेकिन मैम इस बार इतनी गलतियां कि किसी के अगर मार्क्स आ गए 99 इकोनॉमिक्स में, 95 अकाउंट्स में, 68 मैथ्स में, वो बच्चा क्या करेगा? कहीं अप्लाई करेगा तो फिर अपनी पसंद का सब्जेक्ट नहीं ले पाएगा, अपनी पसंद के कॉलेज में नहीं जा पाएगा। तो देखिए, जो एरर ह्यूमन एरर हैं और ये मार्क्स देने के एरर हैं, ये टेक्नोलॉजी की मदद से दूर किए जा सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया उनका क्या होगा? इम्प्रूवमेंट लाना हमारा काम है, तो इम्प्रूव कर करके ये सभी कमियां दूर करी जा सकती हैं। शर्मा, क्या इतना आसान है इम्प्रूवमेंट लाना? क्योंकि अब तक तो हम शायद यही नहीं ढूंढ पाए हैं, बोर्ड्स जो तमाम है मिलकर, या शिक्षा पद्धति नहीं ढूंढ पाई है कि इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ ज़रूरत है। अगर टुकड़ों टुकड़ों में आप इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो फिर टुकड़ों टुकड़ों में क्या छात्रों का भविष्य कल को तय होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले हमें बच्चे का ख्याल रखना चाहिए कि उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी हरियाणा के अंदर भी रिजल्ट्स ऐसे आए कि बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो गए और उसमें बहुत को कंपार्टमेंट, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दी गई और जो 2 में फेल थे उनको फेल कर दिया गया, जबकि पिछले सालों में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दिया जाता था। हमने जब बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात की, वो कहते हैं चेकिंग में गलती हुई है जो बात आ रही है, जैसे राजपूत जी ने कहा इतने नंबर बढ़ जाते हैं। अब उसमें रीवैल्यूएशन के 1-1 हज़ार रुपये एक पेपर की फीस रख दी गई। अगर किसी को 5 पेपर चेक कराने तो 5,000 रुपये, दलाल 200-200 रुपये अलग लेते। एक तरफ फ्री शिक्षा का ढोंग किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी कापियाँ चेक करानी तो 6-6 हज़ार रुपये, अगर वो कापियाँ मंगवाते तो सारा खर्चा 10,000 रुपये दिया। जब मैंने कहा कि इन बच्चों के साथ टीचरों ने गलत इसमें हुआ है, कहते हैं हाँ हुआ है, तो मैंने कहा टीचरों को पनिश होना चाहिए, कहते हैं नंबर बढ़ रहे हैं इनको पनिश होना चाहिए, कहते हैं पनिशमेंट इसका उपाय नहीं है। मैं कहा अगर पनिशमेंट उपाय टीचर के लिए नहीं है तो बच्चे के फ्यूचर को क्यों पनिश किया जा रहा है, उसको फेल क्यों किया जा रहा है? अगर वो 10th में ऐसे फेल कर दिए जाएंगे वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को सही फैसले तुरंत लेने चाहिए, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर सुषमा यादव, भविष्य से खिलवाड़ तो वहीं हो जाता है जहां पर मार्क्स में गड़बड़ियां आ जाती हैं। अगर कम मार्क्स आ गए वहीं से शुरू हो जाएगी उनकी मुसीबत, वो अपने पसंद के कॉलेज नहीं चुन पाएंगे, सेकंड रेट के कॉलेजेस में उनका एडमिशन होगा, अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं चुन पाएंगे। जब सपना ही पूरा नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ वहीं से शुरू हो गया, तो उन कॉम्प्रोमाइज़ की नींव डाल रहे हैं या शिक्षा की नींव डाल रहे हैं? नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। हम कंप्रोमाइज़ ही नहीं, एक बहुत अजीब सा वातावरण बच्चों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षा नीति हमने बनाई है इतने वर्षों में, कहीं भी हमने बच्चे को केंद्र में नहीं रखा, और जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जिसको हम शिक्षा का कहते हैं, उसका क्या विचार इसके बारे में है, उसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए, ये हम नहीं सोच पाए हैं। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों को शिक्षा नीति में कहीं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभिभावक ही ये कह रहे हैं कि अगर इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, अगर बच्चों को उनकी कॉपी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये तो ट्रांसपेरेंसी की कहीं ना कहीं कमी है और ये एंटी स्टूडेंट है। तो इसे एंटी स्टूडेंट क्यों ना माना जाए? प्रोफेसर वी कुलवंत, जो शिक्षा स्टूडेंट के लिए बनी है वही एंटी स्टूडेंट हो गई है। मैं भारतीय संस्कृति को यहाँ पर और वेदों को और मनुस्मृति को कोट करते हुए बोलना चाहूँगा कि शिक्षा में जो शिक्षक का रोल है, जहाँ पर कभी ये कहा गया था आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर सृजम यथा यह पुरुषो असत, शिक्षा तो इसलिए दी जाती थी कि वो जो बच्चा पढ़ रहा है, जो कल आपका टीचर बनेगा, कल नेता बनेगा, वो पुरुष बने पहले,
और हम सारा ध्यान ही केंद्रित करते हैं रोजगार की तरफ। तो इस रोजगार की तरफ ध्यान केंद्रित करने के चक्कर में बच्चे पर इतना टेंशन डाल देते, इतना स्ट्रेस डाल देते हैं कि वह बच्चा केवल मात्र पढ़ने में लग जाता है। और वो पढ़ा हुआ बच्चा जब शिक्षक बनता है, नींव पर जाइए मैडम, हम लोग फूलों पर पानी ना दे, नींव पर पानी दे, बिल्कुल उसकी जड़ों में पानी दे, और हम पाएंगे कि हमने कैरेक्टर का तो निर्माण किया ही नहीं। जो बच्चों के सीबीएसई में नंबरों की गड़बड़ी हुई है, उसके गड़बड़ी में तो शिक्षा का मूल आधार है। हमने तो उसको पुरुष बनाया ही नहीं, उस टीचर को पूर्ण बनाया ही नहीं। बिल्कुल, आपके पास आएंगे सर आरपी सिन्हा साहब। वही शुरू किया, गुरु बिल्कुल सर, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आरपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक्स चेयरमैन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के। बिहार बोर्ड किस तरह से बदनाम रहा है सर अभी हाल के दिनों में? 65% छात्र अगर फेल हो जाते हैं और कभी टॉपर अगर टॉप करते हैं तो उनके मार्क्स पर सवालिया निशान पड़ जाते हैं। छात्रों के सपनों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उनकी नींव से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर नींव ही गड़बड़ है तो फिर कैसे उस पर बनेगा एक महल सपनों का? इक्का दुक्का केस हो सकता है, मेरिट को ही रिप्रेजेंट करता है मार्क्स कहीं ना कहीं, इसलिए स्थिति बिगड़ने लगी जब दो बातें होती है। एक तो कि आपको समय पर इम्तहान लेकर के समय पर रिजल्ट देना है, और इवैल्यूएशन कराने के लिए कोई 40,000 से ऊपर एक मैट्रिक के या इंटर के लिए शिक्षक की जरूरत होती है। उतने सारे शिक्षक अवेलेबल हो जाएं, सही शिक्षक, इसकी संभावना कम हो जाती है। ये माना जाए, इसे क्या ये माना जाए? भावना शिक्षा आप अंदाज कीजिए कि जब इवैल्यूएशन होता है। हाँ सर, आपके पास आऊंगी। भावना शिक्षार्थी जी, इसे क्या माना जाए कि फिर ये छात्र नहीं फेल हो रहे हैं, ये छात्रों की गड़बड़ी नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था की, और ये शिक्षक फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं? क्योंकि जो हाल बिहार बोर्ड का है कमोबेश वही यूपी बोर्ड का भी है। ये तो नहीं कह सकते कि यूपी और बिहार बोर्ड का समानता है दोनों में, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे, मेरा मानना है कि पूरा समाज इसके लिए दोषी है। केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ या आपका शिक्षा विभाग या आपका यूपी बोर्ड या टीचर्स या बच्चे, हम किसी एक को अलग नहीं कर सकते हैं इस चीज़ से। और नकल की जो प्रवृत्ति बन रही है वो गलत है, इसको रोका जाना चाहिए, निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है। जो वास्तव में अपनी मेरिट से पढ़ के आगे बढ़ते हैं उनके मार्क्स पीछे हो जाते हैं, और जो नकल करके आते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नकल का नहीं है, कहीं नकल से मार्क्स इन्फ्लेटेड होकर आ रहे हैं और कहीं बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद किसी की एक गलती से उनकी टोटली में गलती हो जाती है और उनके मार्क्स कम करके दिए जा रहे हैं। तो क्या ये देश भर की शिक्षा से खिलवाड़ है? तो इतने सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं और शिक्षाविद भी हमारे साथ हैं, लेकिन सवाल एक है जिसका उत्तर अभी भी नहीं मिल रहा है, कैसे बनेगा देश का भविष्य जब ये जो छात्र हैं इन्हें अपने ही भविष्य का पता नहीं है, किसी और की गलती होती है, किसी और का बिगाड़ा हुआ ये सिस्टम है, और इस अंजाम को छात्र क्यों भुगते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। प्रोफेसर जयेश राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जयेश राजपूत, क्या ये माना जाता है सीबीएसई की गलती से अभी ये सारी गड़बड़ियां भी सामने आई है, रीटोटलिंग की? नेशनल बोर्ड है, क्या देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करके चमका के दिखाने का प्रेशर होता है कोई ना कोई नेशनल बोर्ड पर? और क्या मुकाबला जो बाकी बोर्ड से होता है उसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए ये तमाम चीजें की जाती हैं? कहीं इन्फ्लेटेड मार्क्स होते हैं और कहीं और कोई गड़बड़ी? मैं 3-4 बिंदु कहूँगा एक एक लाइन में, वो आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात है, भारत सरकार को, राज्य सरकारों को एक परिपत्र बनाना चाहिए कि परीक्षार्थी के क्या मूलभूत अधिकार हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन था, वैसे ही परीक्षार्थी के भी कुछ अधिकार नियत होने चाहिए, लोगों को उन्हें जानना चाहिए। 1,000 रुपये की फीस लेना बच्चे के साथ अन्याय है और इसे तुरंत इस तरह की चीजों को बंद करना चाहिए। छात्र भी हमारे साथ हैं, कई सारे सवाल हैं, आप लोगों के क्या सवाल हैं? इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आती। इसकी वजह है कि हमें पहले से ही सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश में होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी में होते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे सारे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में होने चाहिए और टीचर्स भी हमें इंग्लिश में ही पढ़ाएं। भावना जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन मैम एक और सवाल लेकर मैं आती हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा सवाल ये है कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, मैक्सिमम लोग, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ठीक है। दूसरी चीज़ ये मैम, मैं शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और करीबन हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में 3 जगह से मैं पढ़ चुका हूँ। वहाँ पे मैंने ये देखा है जो टीचर्स हैं
ठीक है, वो पहले तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उस टाइप से। दूसरी चीज़, अभी जो नोएडा की बात करें मैम, मेरी छोटी बहन पढ़ती है वहाँ पे, मैं अपनी बहन को लेने जाता हूँ और लेने आता हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि मैम जो टीचर्स हैं वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं जिस टाइम पे। दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट उनको काम प्रोवाइड करती है, जो मतलब टीचर्स लापरवाही बरत रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में। आपका भी सवाल? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा जो क्वेश्चन है वो इन सब से ही है। फर्स्टली जो आपने मेन टॉपिक है कि जो मार्क्स के लिए जो डिस्काउंट हो रहे हैं और ये जो टीचर की लापरवाही हो रही है, मैंने कुछ ही मतलब 1 ईयर को मैंने अपने 10th के एग्ज़ाम दिए और जो हमारी क्लास का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत बुरा आया है। तो मुझे इसी बात कहना है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? जो भी एजुकेशन सिस्टम है मैं उसे गीता जी, शिक्षकों पर बहुत सवाल है, आपके भी सवाल? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड मोस्टली ऑन थियोरेटिकल एंड लेस ऑन प्रैक्टिकल, एंड ड्यू टू दिस स्टूडेंट आर क्रैमिंग। मतलब प्रैक्टिकल शिक्षा होनी चाहिए। गीता जी, शिक्षकों पर सवाल है। हम बच्चों की लापरवाही पर बहुत सवाल उठाते हैं कि व्हाट्सएप देखते हैं, मोबाइल अलाउड नहीं है। जब बच्चे शिक्षकों पर सवाल उठाने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गंभीर समस्या है। देखिए, हर चीज़, हर समस्या का समाधान है। अगर अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी जाए गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की भी, जैसे हम लोग अपने प्राइवेट स्कूल्स में करते हैं, हर साल हमारे टीचर्स को अपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उनके क्लास ऑब्जर्वेशन स्कोर्स कैलकुलेट होते हैं और 4 बार कम से कम उनका क्लास ऑब्जर्वेशन स्कोर लिया जाता है। तो अगर टीचर की अकाउंटेबिलिटी हम बढ़ाएं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, मैम, बढ़ाने की बात बहुत वक्त से हो रही है, कब बढ़ाई जाएगी? क्योंकि साल दर साल ये सवाल उठ रहे हैं और साल दर साल हमारी एक पीढ़ी तैयार हो रही है। देखिए, ये तो आई थिंक अब तो पॉलिसी खुली है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में स्कूल आ रहे हैं, तो जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो क्यों नहीं अपनाई जाएं? गवर्नमेंट स्कूल की भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं और प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल पर भी तो सवाल उठा रहा है हमारा एक छात्र, तो वो कह रहा है क्यों स्टैंडर्ड इस तरह का है? दैट्स अकाउंटेबिलिटी, वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है टीचर्स की। तो सवाल ये है कि क्या बोर्ड्स की होड़ में बच्चे पिस रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं अपने राज्य की शिक्षा चमकाने की या राजनीति चमकाने की कोशिश है, जिसके बीच में बच्चे पिस रहे हैं, उनका भविष्य पिस रहा है? तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं परीक्षा के सिस्टम को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कहीं फर्जी मार्कशीट बनाए जा रहे हैं, कहीं नकल के हाईटेक तरीके ढूंढे जा रहे हैं, कहीं इन्फ्लेटेड नंबर्स, तो कहीं नंबर देने में लापरवाही। क्या कोई भी बोर्ड इससे अछूता नहीं है? और हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में तो बिहार बोर्ड रहा है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से कई सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि 65% छात्र फेल हो गए और जो टॉपर हैं उनके भी टॉप होने पर सवाल है। तो आखिरकार ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है? बिहार का टॉपर घोटाला सुर्खियों में रहा है। बिहार बोर्ड सतर्क है, लेकिन बिहार के एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़े कुछ और अहम सवाल हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में 12वीं की परीक्षा में मात्र 35% छात्र पास हुए हैं। लगभग 8 लाख छात्र परीक्षा में फेल हो गए। इस बेहद निराशाजनक परीक्षा फल के लिए परीक्षार्थियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है कि परीक्षा के दौरान सख्ती और बार कोडिंग की वजह से ये रिजल्ट आया है। खराब रिजल्ट के साथ बिहार बोर्ड के छात्रों की एक और शिकायत है। इस बार बोर्ड की इंटर परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को दूसरे बोर्ड्स के मुकाबले काफी कम अंक मिले हैं। किसी भी सब्जेक्ट के टॉपर को 90% अंक भी नहीं मिले, जबकि सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स में 90% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की संख्या सैकड़ों में है। टीम न्यूज़ नेशन। और अगर आप हाल के दिनों में ध्यान देंगे शिक्षा व्यवस्था पर, तो 90% अंक हासिल करना कभी बड़ी मुश्किल की बात हुआ करती थी। बड़ी मेहनत करते थे छात्र, लेकिन हाल के दिनों में 2004 में 90% हासिल करने वाले 1% छात्र थे। 2017 आते आते 8% छात्र बढ़ गए हैं। आखिर किस तरह से शिक्षा व्यवस्था का स्तर भी बढ़ा है क्या, जो नंबर देने का सिस्टम भी बढ़ गया है? और दूसरी तरफ बिहार बोर्ड पर इतने सारे सवाल हैं आरपी सिन्हा साहब, और कहा यह जा रहा है कि टॉपर्स बनाने की एक तरफ फैक्ट्री खुली है क्या बिहार में? ऐसा तो नहीं है। इस बार तो लड़कों को टेस्ट किया गया, हर तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद उसको इंटरव्यू लिया गया, तो सारे लड़के मेरिट में आए हैं। और खास करके जो सिमतल्ला विद्यालय है वहाँ के लड़के अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इतना हंगामा जो हुआ, छात्रों ने कहा, इतना प्रदर्शन हुआ पटना की सड़कों पर, सर ध्यान देगी सर, इतना प्रदर्शन हुआ पटना की सड़कों पर, 65% छात्र फेल, और खबर ये आई थी कि एक ने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया लेकिन बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया।
तो ये किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, जहाँ डिस्क्रिप्टिव न ये IIT में compete कर गया और बोर्ड के परीक्षा में फेल कर गया, ये जब इम्तहान इंटर का यूनिवर्सिटी लेती थी उस समय भी होता था। पटना साइंस कॉलेज में 1-2 लड़का जो IIT compete करता था वो फेल होता था। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड इम्तहान लेती है उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए, क्वेश्चन उसी तरह से होते हैं। ऑब्जेक्टिव में लड़का कर सकता है, बात वही डिस्क्रिप्टिव और बाकी चीजें, लेकिन मोरल तो लो हुआ ना सर, मोरल लो हुआ। चलिए, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल, मोरल तो लो हुआ ना, कॉन्फिडेंस तो कम हो गया ना। अगर सही पढ़ाया जाए छात्र को तो वो हर जगह क्वालिफाई करेगा सर। ऐसा थोड़े है कि इस खांचे में वो फिट हो रहा है, इस खांचे में वो फिट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि क्या फैक्ट्री है जिसमें खांचे में स्टूडेंट्स बनाकर निकाले जा रहे हैं एक जैसे। लेकिन प्रोफेसर जे.एस. राजपूत सर, बहुत सारे सवाल शिक्षा व्यवस्था के हैं और कहा जा रहा है कि जो जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो CBSE क्यों ना हो, क्या मार्क्स देने के कारखाने बन गए हैं ये, कि खाली मार्क्स दे दो 90%, 100%, मतलब 90% और 100% की तो कोई कीमत ही नहीं रही है अब। 2004-05 के आसपास इस बात की बड़ी चर्चा थी कि बहुत से बच्चों ने सुसाइड किया है, इसलिए परीक्षा का बोझ, बस्ते का बोझ कम होना चाहिए जी। सरकारों ने एक दूसरे को निर्देश दिए, अपने बोर्ड्स को निर्देश दिए। CBSE को कहा गया कि आप अंक देने में थोड़े से लिबरल हो जाइए, और वो जो प्रोसेस शुरू हुई वो कॉम्पिटिटिव हो गई, हर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगा और हर बोर्ड अंक बढ़ाने लगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बिहार में जो कुछ हुआ है वो नीतिगत स्तर पर गलतियों के कारण हुआ है। एक वर्ष उनके यहाँ पर नकल से बदनामी होती है, वे नकल रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि परीक्षा परिणाम अच्छा तभी आएगा जब पढ़ाई भी रेगुलर हो जी। बिहार में कितने अध्यापक हैं जो रेगुलर अपॉइंटेड नहीं हैं, वे केवल थोड़े से मानदेय पे काम करते हैं, अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कब तक रहेंगे, कब निकाल दिए जाएंगे। उन्हीं के बगल में एक नियमित अध्यापक है, वो 5 गुना 6 गुना तनख्वाह लेता है। इस स्थिति के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, और जब तक आप पूरी तरह से व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, केवल नकल रोक देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, नकल रोकना आवश्यक है, लेकिन वही काफी नहीं है। जब तक रेगुलर पढ़ाई नहीं होगी, अध्यापक प्रशिक्षित नहीं होंगे, और सारे अध्यापक नियमित रूप से देना, राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा है। सरकार प्राइवेट स्कूलों पे इंसिस्ट करती है कि आपको रेगुलर अध्यापक होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, मगर स्वयं थोड़े से मानदेय पर वो क्या शिक्षा कर्मी, गुरुजी और क्या क्या अपॉइंट करते हैं। उन लोगों से मैं मिलता हूँ, उनकी व्यथा भी बहुत है। 5 साल 10 साल वो अनियमित रहते हैं, अपना जीवन शुरू नहीं कर पाते। उनकी कैसे रुचि होगी शिक्षा में या बच्चे के भविष्य में? बिल्कुल, यानी ऊपर चमकाने से कुछ नहीं होगा, अंदर से देखना होगा। सारे राज्य को ध्यान में रख के लीजिए व्यवस्था। हाँ, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न कहा था कि फेल कौन होता है। यहाँ मंत्री कभी फेल नहीं होता, बिल्कुल, जिला शिक्षा अधिकारी फेल नहीं होता, प्राचार्य फेल नहीं होता, वो कोचिंग में जाए, कहीं जाए, अध्यापक कोचिंग करता है, नहीं होते, ये बोर्ड फेल होता है सर। हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे भी फेल नहीं होते हैं, और इससे बड़ा अन्याय नहीं। पर सर हम ये कह रहे हैं बच्चे भी फेल नहीं होते, बोर्ड फेल होता है। कभी फेल नहीं होता, ये बोर्ड फेल होता है, जो अपने शिक्षकों के मामले में फेल हो रहा है, अपनी पद्धति के मामले में फेल हो रहा है। वैसे कुलभूषण शर्मा व्यवस्था जो है, कुलभूषण शर्मा साहब, मोराल सिर्फ बच्चों का लो नहीं है, मोराल शिक्षकों का भी लो है, और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हम शिक्षकों पर ध्यान ही नहीं देते। एक CEO की सैलरी कितनी है, और जो नींव बना रहा है हमारे देश की, उसकी सैलरी कितनी है, और वो किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, तो वो छात्र क्यों नहीं संघर्ष करेंगे? देखो मैम, टीचर्स की सैलरी इस समय कम नहीं है, लेकिन प्रश्न जो आपने पहले उठाया था, क्या बोर्ड्स पे प्रेशर है फेक रिजल्ट्स देने का, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और राजपूत जी ने भी ये बात मानी है कि सरकारों ने हस्तक्षेप किया कि आप रिजल्ट्स को लिबरल करें। इट मीन जो बोर्ड्स को ऑटोनॉमस कहा जा रहा है, बोर्ड्स ऑटोनॉमस नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजपूत जी भी मान रहे हैं। मतलब और ये परंपरा चलाई CBSE बोर्ड ने ज़्यादा मार्क्स देने की, और उसका अनुसरण धीरे धीरे स्टेट बोर्ड्स को करना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चे अपेक्षित हो रहे थे, उनको सीटें नहीं मिल रही, और अब एकदम बच्चों पर सख्ती कर दी गई, जिसके परिणाम ये सामने नजर आ रहे, जिसका दोषी पॉलिटिकल सिस्टम बोर्ड्स और बोर्ड्स को क्यों, वो भी राजनीतिक प्रेशर में हुआ, क्योंकि फेक रिजल्ट्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं,
ये फेक रिजल्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अरबों रुपए शिक्षा पे जो खर्च हो रहा है, जनता के प्रति ये जवाबदेह हैं। अपने जवाबदेह से बचने के लिए, अपने अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए ये फेक रिजल्ट्स जो शो किए जा रहे थे, उस पे एकदम जब अंकुश लगाया गया तो उसका सारा असर गरीब बच्चों पे पड़ा। भी हम बात करेंगे कि राज्य सरकारों के जो बोर्ड्स होते हैं, राज्यों के बोर्ड्स, वो सीबीएसई के बोर्ड के मार्क्स के आगे पानी क्यों भरते हैं। लेकिन प्रोफेसर सुषमा यादव, एक खबर ये आई थी राजस्थान बोर्ड से, माध्यमिक बोर्ड से 2008 में, जब एक छात्र कॉमर्स का टॉपर था। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उसका एडमिशन इसलिए नहीं हुआ कि 98% उसका कट ऑफ था और 88% इस छात्र को मिला था। सारी जुगत लगाई, फिर भी अपनी पसंद के डीयू में उसको एडमिशन नहीं मिला। लेकिन बाद में ये छात्र सीए की प्रवेश परीक्षा में टॉप करता है। किस तरह का सिस्टम ये कॉलेजेस ने भी बनाया हुआ है कट ऑफ का, मतलब 100% तक की वैल्यू नहीं है। अब क्या 110 नंबर लाएंगे छात्र, 120 नंबर लाएंगे, नंबरों से भी ऊपर जाएंगे। ये कॉलेजेस की प्रॉब्लम मात्र नहीं है, ये फिर से बोर्ड्स पर जाइए आप। जब बोर्ड 100% मार्क्स देगा और 8% बच्चों को आप कह रहे हैं कि इतना 90% से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, तो कॉलेजेस अपने आप ही 99 पर रुक जाएंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है, हमारे समय में कभी 70% भी आते थे तो बड़ा आइडियल, खुशियाँ मनाई जाती थी। आज बच्चा रोता है अगर उसके 70% आते हैं कि वो कहाँ जाएगा। कॉलेजेस की प्रॉब्लम नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है। एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम इस देश में होना चाहिए था। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं हुआ, तरह तरह के स्कूल्स, तरह तरह के बोर्ड हमने बना दिए हैं बच्चों की परीक्षा के लिए। कॉमन बोर्ड्स होने चाहिए थे। प्रोफेसर बीवी कुलवंत, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कॉपी करने लगे हैं विदेशों के सिस्टम को? क्योंकि अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ए ग्रेड खत्म किया था, वहां पर भी छात्रों ने दबाव डाला कि जब दूसरे यूनिवर्सिटीज में ग्रेडिंग सिस्टम है तो आप क्यों नहीं करते। क्या वही शिक्षा पद्धति हम भारत में भी अपना रहे हैं और उसमें बदलाव की जरूरत है? मैं ये मानता हूँ कि भारत को किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं। और प्रोफेसर राजपूत, ये भी बात निश्चित है कि सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है हमारे को, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सीबीएसई इज ओवरबर्डन्ड, ये दूसरी बात है। किंतु समस्या है कि हमने टीचर्स का कैरेक्टर बिल्डिंग कहाँ से होगा। लेकिन भावना शिक्षार्थी, सवाल ये उठ रहा है कि सीबीएसई के मार्क्स के आगे या जो इस तरह के सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं उनके मार्क्स के आगे राज्य के बोर्ड्स के मार्क्स पानी क्यों भरते हैं? क्योंकि अगर 99.4% सीबीएसई के एक छात्र के आए हैं और 88% का अगर आपके राज्य के किसी बोर्ड के छात्र का आया है, वो तो कहीं नहीं टिकेगा उसके आगे। ये कटु सत्य है कि हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट है। सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं और बच्चे उसमें मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव अब हमने 10 शुरू किया है तो 10 मार्क तो बच्चा ले जाता है। उसके बाद जहाँ डिस्क्रिप्टिव आता है और जहाँ मल्टीपल चॉइस वाला आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, तो वहाँ बच्चे उतने स्कोर नहीं कर पाते जितना सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ले जाते हैं। ऑल्दो उनका मेंटल लेवल में भी हायर दैन सीबीएसई बोर्ड चाइल्ड। बिल्कुल, और यही छात्रों की भी शायद समस्या है, बहुत सारे छात्रों के भी सवाल है। आप सवाल पूछना चाहते थे? यूपी बोर्ड में टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? उससे बच्चे और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, मार्क्स और अच्छे से ला सकते हैं। ना इंग्लिश पर ना टेक्नोलॉजी पर, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं है। और भी सवाल थे आपका? As ma'am rightly said that Hindi medium students should seek admission in English medium school, but the entrance are based on total English. So how can they cope with them? बिल्कुल, ये भी बहुत रिलेवेंट सवाल है। आप कोई सवाल पूछना चाहते थे सर? मेरा सवाल है कि अगर एक सब्जेक्ट में सपोजिंग 100 क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आए हैं 10 क्वेश्चन जिसमें से 5 करने हैं और बाई चांस उसने 90 क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसमें से वो 10 नहीं किए जो एग्ज़ाम में आए हैं, तो उसका क्या कसूर है? उस 90 का क्या फ़ायदा हुआ? एक तो ये है। दूसरा ये है कि क्या सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स के नॉलेज से स्टूडेंट का टोटल इवेल्युएशन हो सकता है? क्या उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, लॉजिकल स्किल है, एक्स्ट्रा करिकुलर चौतरफा विकास कहाँ हो रहा है छात्र का, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप पूछना चाह रहे थे? जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि मैम हमारे मार्क्स डेट शीट पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें जिस सब्जेक्ट्स में हमें जितनी ज़्यादा छुट्टी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। क्योंकि जैसे हमारे जो इजी सब्जेक्ट है यानी कि फिजिकल एजुकेशन है, उसमें हमें 15-15 दिन की छुट्टी मिल रही है, और जो हमारे साइंस के मेन सब्जेक्ट है उसमें हमें 1-1 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो हमें रिविज़न का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें इस पे भी बहुत। मैम मेरा एक सवाल है, जब एक छात्र चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है मैम 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। अगर मैम कोई टीचर चीटिंग करवा रहा है, मैम पैसे लेकर करवा रहा है, लेकिन उसे मैम उसके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है हमारा सिस्टम?
चलिए, बहुत सारे ये सवाल हैं छात्रों के, और ये सुलगते सवाल हैं क्योंकि इनके भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं, और इन छात्रों को अगर लग रहा है कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो विश्व गुरु है भारत, ये राजनीतिक हलकों में बड़े शान से कहा जाता है, लेकिन क्या विश्व गुरु सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ कागजों पर है? क्योंकि छात्र अगर गुरु नहीं मानते अपने गुरुओं को और उन पर बहुत सारे सवाल हैं, और छात्रों का भविष्य भी उस तरीके से नहीं तैयार हो रहा है कि कल को वो विश्व गुरु होने को रिप्रेजेंट करे, तो बहुत बड़े सवाल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं, IIT एम्स खोल रहे हैं, लेकिन फिर छात्र किस तरह के तैयार हो रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सुषमा यादव, आपसे ही शुरू करते हैं। अगर एक सोल्यूशन हो मैम इस बात को लेकर कि किस तरह से आकर हम उस विश्व गुरु की छवि को बरकरार रखें या आगे बढ़ें? सबसे बड़ी बात शिक्षक पर है, और शिक्षा क्योंकि एक प्रोफेशन था, एक आज़ाद व्यवसाय था, और उस पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, वो प्रतिबंध उसके अंदर से आने चाहिए। जैसे ही इस देश का शिक्षक सुधरेगा, मुझे लगता है सारी व्यवस्थाएं सुधरती चली जाएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर भावना, शिक्षार्थी, अगर हम जो हमारी शिक्षा की नींव है प्राइमरी एजुकेशन, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी टीचर्स को डाला जाए, जैसा कि फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए हमारे प्रतिनिधि मंडल जाते रहते हैं, उन्हें पता है इस बात का कि वहाँ पर प्राइमरी टीचर की सैलरी सबसे ज़्यादा है और हायर एजुकेशन के टीचर्स की सैलरी कम है। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, सवाल यह है कि रोज़गार अच्छा मिले, लेकिन क्या जॉबलेस इकोनॉमी की ओर हम जा रहे हैं? मतलब अगर बच्चा वो रोज़गार हासिल करने में सक्षम ही ना हो पाए मार्क्स आने के बावजूद, तो वो क्या करेगा? ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपने कहा है कि क्या इसका सुझाव होना चाहिए जिससे बेटर एजुकेशन मिल सके। तो मेरा एक सुझाव है कि CBSE को सिर्फ एग्जामिनेशन तक सीमित रहना चाहिए, बाकी काम नहीं करने चाहिए। और दूसरा, स्कूलों को प्रॉपर ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और जो दूसरे बोर्ड के जैसे स्टूडेंट बैठे हैं इनको भी CBSE के साथ एफिलेट होने का एक सिस्टम डेवलप हो, तभी शिक्षा का जो सपना हर बच्चे का पूरा हो सकता है। डॉक्टर गीता, देखिए, जब शुरुआत हुई भारत की, देश की, तो इतनी डाइवर्सिटी थी, मेरे ख्याल से उस समय ये बात नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज जिस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन है, हम एक बोर्ड की बात कर सकते हैं, और जिस तरीके से डेवलपमेंट भी इतना डिफरेंस नहीं है स्टेट्स में, हम बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव बच्चों के लिए है। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि उनका जन्म एक बहुत ही अच्छे समय में हुआ है। आज का विश्व है अपॉर्चुनिटीज़ का विश्व, तो आप ये मार्क्स को या एग्ज़ाम को अपनी लिमिटेशन ना बनाएं। आप जो करना चाहते हैं, आप देखेंगे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने स्कूल में कभी अच्छे नंबर नहीं लिए, किसी बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं लिए। तो जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में पता करें, अपने इंचार्ज बने, अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन के खुद इंचार्ज अगर आप बनेंगे तो आप देखेंगे सभी आपको मदद कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो सक्सेसफुल लोग हैं। तो आप अगर जिम्मेदारी लेंगे तो आपकी एजुकेशन में कोई आपको नहीं रोक। बिल्कुल मैम, लेकिन कहा जाता है ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं और शेप देने वाले टीचर्स ही होते हैं। लेकिन RP सिन्हा साहब, अभी भी अगर एजुकेशन एक प्रोफेशन के बजाय एक सेवा के रूप में हो जाए तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हमको टीचिंग के प्रति कमिटमेंट है तो हम समझते हैं कि वो एक टीचर पूरे स्कूल को सुधार देगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ये भी बहुत बेहतरीन पॉइंट, और उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रोफेसर वी कुलवंत। हाँ मैडम, केवल 20 सेकंड में पूरा करता हूँ जी। जब नोबेल प्राइज लेने वाला नील बोहर, जिसको क्वांटम फिजिक्स पर नोबेल प्राइज मिला है, वो वेदों की तरफ देखता है। हम विश्व गुरु रह चुके हैं। हमारी शिक्षा पद्धति में जो विशेषता थी उसको आज मॉडर्न एजुकेशनिस्ट तथा कथित जो शिक्षा शास्त्री उन्होंने रिजेक्ट किया है। मैं कहता हूं कि कंठस्थीकरण की परंपरा हमारे यहाँ थी, क्रैमिंग के नाम पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मेमोराइजेशन की परंपरा थी, उसको रट्टाफिकेशन के नाम पर रिजेक्ट कर दिया गया। अरे हमारे यहाँ हृदयंगम करने की परंपरा है, कैरेक्टर बिल्डिंग की परंपरा है। हमारे देश के पास इतनी अच्छी शिक्षा पद्धति जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर जयेश राजपूत साहब, आपका एक लास्ट कमेंट अगर हम देखना चाहें। अगर सरकारें बोर्ड को सही ईमानदार नेतृत्व प्रदान करें और बोर्ड से माने कि वे जब परीक्षा लेते हैं तो देश के लाखों बच्चों का भविष्य लिखते हैं जी, ऐसी भावना अगर नेताओं में आ जाए, दोज हु हेड दीज इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सर, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात याद आती है मुझे, जब उन्होंने कहा था कि हम ऐसे शिक्षक क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट कर सके हैं, जो हम विश्व गुरु बन सके। वो शिक्षक KG से PG तक की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो जिसमें सबको समानता का मौका मिले, अब ये सोचने की जरूरत है। इंडिया बोले में फिलहाल इतना है।